हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी यूनिट बिजनेस फाइनेंस। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक फिनिश कर लिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है जी, डिविडेंड पॉलिसी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, डिविडेंड पॉलिसी पढ़ने से पहले अगर मैं कहूं कि हम लोगों ने 3 डिसीजन पढ़े थे। एक पढ़ा था फाइनेंसिंग, एक पढ़ा था इन्वेस्टिंग, थर्ड पढ़ा था डिविडेंड। फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसाइड किया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, उनकी रेशो बनाई थी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंपैरिजन करके उनकी रेशो बनाई थी और फंड को क्या किया था, एस्टीमेट लगाकर इकट्ठा किया था, प्रोक्योर किया था। पहले में अपन ने क्या था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किया था। सेकेंड में प्रोक्योर करने के बाद इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करने के आपके पास 2 वे थे, फिक्स सेट्स लॉन्ग टर्म वाला कहलाता था कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, करंट सेट्स शॉर्ट टर्म वाला कहलाता था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है जी, अब पहले पार्ट पे आपने क्या किया, पहले पार्ट पे आपने फंड कलेक्ट किया, ठीक है, सेकंड में उसको इन्वेस्ट किया, थर्ड में आपने उसको क्या कर लिया होगा, अर्न कर लिया होगा कुछ ना कुछ। अब इस अर्निंग के 2 पार्ट करने हैं। एक पार्ट तो जिन्होंने आपके यहां पैसा लगा रखा है उसको एज ए डिविडेंड बांट देंगे। दूसरा पार्ट फ्यूचर में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए आप क्या कर लेंगे, बचा के रख लेंगे, जिसको आप लोग नाम देंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम आपसे कोई पूछे तो आप लोग कहेंगे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि भैया जो अर्निंग करी है उसका कितना भाग आपने एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर में बांटना है और कितना पार्ट फ्यूचर की कंटीजेंसीज का सामना करने के लिए आपने बचा के रखना है। ठीक है, इसी डिसीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी डिसीजन को हम लोग नाम देते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिविडेंड डिसीजन कहते हैं या फिर डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे। हाँ जी, अब डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हम लोगों ने पढ़ लिया तो इसको फटाफट से हम रीडिंग ले देंगे और खत्म कर देंगे। हाँ जी, टर्म डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है कंपनी में शेयर होल्डर में। द इन्वेस्टर क्या करता है, उनकी 2 इच्छाएं होती हैं कि एक तो हाई परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिल जाए उनको, ठीक है, इंक्रीज इन देयर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, ये 2 उनकी इच्छाएं होती हैं। ठीक है, तो जो टर्म डिविडेंड है वो क्या हुआ, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट हुआ जो आपने शेयर होल्डर में, कंपनी के शेयर होल्डर में बांट दिया। अब शेयर होल्डर भी कुछ इच्छाएं रखते हैं, उनकी बेचारों की 2 डिजायर होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक तो हाई परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिल जाए, ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में बढ़ जाए। ठीक है, ये 2 फैक्टर हैं इन्फ्लुएंस करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, दूसरा मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, उन दोनों को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। ठीक है, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। डिविडेंड वो रिवार्ड होता है शेयर होल्डर को जो दिया जाता है फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, कंपनी में पैसे लगाने के लिए कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के बदले में आपको जो रिवार्ड मिलेगा वही डिविडेंड कहलाएगा। डिविडेंड इट रेफर्स टू द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर, मतलब जो प्रॉफिट बांटने योग्य है, डिविडेंड को आप क्या कह देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट कह देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिवाइड कर दिया शेयर होल्डर में, ठीक है, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, भैया जिस भी अनुपात में उनको मिलना चाहिए था
उस अनुपात में जो प्रॉफिट आपने बांट दिया वही क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। तो डिविडेंड क्या हो गया, वो डिविजिबल प्रॉफिट कंपनी का जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर में, इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है अनुपात, जो उनकी शेयर होल्डिंग थी उसी अनुपात में क्या कर दिया, इन बांट दिया। अब डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, it is that policy of management of a company concerning the portion of profits to be distributed to shareholder as dividend or portion of profit to be retained in the company as retained earning। तो डिविडेंड पॉलिसी में हम लोग यही मैनेज करते हैं कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है एज ए डिविडेंड, और पोर्शन ऑफ प्रॉफिट आपने अपने फ्यूचर के लिए बचा के कितना रखना है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। यानी कि डिविडेंड पॉलिसी में आप लोग डिसाइड कर लेंगे कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पैसा बचाकर रखना है, इसी को आप क्या कह देंगे, डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। अब कहते हैं जो डिसीजन टू पे आउट अर्निंग वर्सेस रिटेन्ड अर्निंग और री इन्वेस्टिंग टर्म, देखो दो तरह की बातें आ गई। पहला तो आ गया कि भैया पे आउट देना है, पे आउट को आप लोग कह देंगे डिविडेंड। दूसरा आ जाएगा वर्सेस आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। पे आउट अर्निंग वर्सेस डिविडेंड रिटेन्ड, सॉरी पे आउट अर्निंग, ठीक है, पे आउट अर्निंग वर्सेस रिटेन्ड अर्निंग का जो डिसीजन है वही क्या कहलाता है, डिविडेंड पॉलिसी कहलाता है। अब डिविडेंड पॉलिसी में आता क्या क्या है, दिया जाए डिविडेंड पे किया जाए या नहीं, हाई दिया जाए, अगर दिया जाए तो लो दिया जाए, स्टेबल दिया जाए या फिर इरेगुलर दिया जाए, हाउ फ्रीक्वेंट, कितनी बार, फ्रीक्वेंट होता है कोई चीज कितनी बार की जाती है, पे डिविडेंड। तो डिविडेंड पॉलिसी में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि पे आउट कितना पे करना है, पे आउट वर्सेस रिटेन्ड अर्निंग, इनका खेल चलेगा, इनकी गेम चलेगी, ठीक है। चलो गेम में डिसाइड हो गया कि कितना किसको बांटना है, उसके बाद अगर आपने डिविडेंड पहली बात देना है या नहीं, अगर देना है तो हाई रेट से या लो रेट से, स्टेबल डिविडेंड या इरेगुलर डिविडेंड, हाउ फ्रीक्वेंट, कितनी बार डिविडेंड पे करना है। हाँ जी, डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करती है डिवीजन ऑफ अर्निंग बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर एंड रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड पॉलिसी को देखा जा सकता है दो तरीके से, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन के रूप में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन के रूप में। यानी कि जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है उसको आप देख सकते हो एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन के रूप में और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के रूप में। कहता है फंड्स टू बी फाइनेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। अगर हाँ जी, फंड्स टू बी फाइनेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, the amount of net profit which is retained in the business is available to meet the long term requirement of the funds of the business, as a result the firm has to depend less on the external sources। देखो सीधी सी बात है, ये क्या कहती है कि अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग बचा रखी है, अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग कर रखी है, ठीक है, और फाइनेंस और आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और रिटेन्ड अर्निंग आपने कर रखी है, तो आप ये फंड यहां से यूटिलाइज कर लेंगे, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंस होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बाहर के पैसे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कब रहेगी, कब, जब आप रिटेन्ड अर्निंग करते हैं, और दूसरी बात लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऑप्शंस आपके पास क्या है, अवेलेबल है। सेकंड है बांट दो, ये वो अमाउंट है जो आपने साइड में रख ली, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रूप में, शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दो काम कर लिए, पहला तो कर लिया कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो क्या कर लेंगे, रिटेन्ड कर लेंगे। सेकंड, अगर ऐसा नहीं है तो फंड को आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए डिविडेंड। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करती है दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म फाइनेंस को और
and returns available to shareholder को. Therefore, management can follow two possible approaches while making a dividend decision. कहता है जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है वो इफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी और रिटर्न को भी जो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है. तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, दो पॉसिबल अप्रोचेज हैं उनके लिए जो वो डिविडेंड डिसीजन के दौरान अपना सकती हैं. अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन. इस अप्रोच के मुताबिक सारी की सारी जितनी भी अर्निंग है आफ्टर टैक्सेस कैन बी सीन एज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द बिजनेस. बाय पेइंग कैश डिविडेंड the available resources of the firm decrease, less funds become available for the development of the firm, as a result of the which either the growth of the firm slow down or firm has to procure funds from the other sources. ये तो यही बोल रहा है कि इस अप्रोच के मुताबिक सारी की सारी अर्निंग है टैक्स देने के बाद वो लॉन्ग टर्म फंड के रूप में दिखती है. ठीक है, अगर आप कैश डिविडेंड दे देंगे तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कम बचेंगे. अगर आपके पास कम रिसोर्सेज बचते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ द फर्म स्लो डाउन हो जाएगी, या फिर आपको बाहर से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा. ठीक है, बाहर से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी. तो आपने जो बेनिफिट लिया होगा अपने पैसे बचाने का वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा. तो पहला क्या है, एज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन के रूप में कहता है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आप कैश डिविडेंड पे कर देंगे तो आपके पास आपकी ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो स्लो हो जाएंगी, तो आपको बाहर के पैसे पर डिपेंड रहना पड़ेगा. Firm can take decision to retain its profit in the following two ways. अब फर्म अपने पैसे को कैसे रिटेन कर सकती है? कहता है पहला तो बात है कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट अवेलेबल है, various firms can attain their growth goal by accepting high profitable project till such profits are available. The firm may decide to retain its profit to the maximum extent for financing. इसकी सिंपल सी लैंग्वेज में कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर हाईली प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट अवेलेबल है, हाईली प्रॉफिटेबल क्या है, प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो सीधा सी बात है उसके कहने का मतलब है क्या कर लो, रिटेन कर लो, पैसे को क्या कर लो, रिटेन कर लो, ताकि आप उन प्रोजेक्ट को क्या कर सको, फाइनेंस कर सको अपने पैसे से, क्योंकि अपना पैसा आपको चीपर रेट पर मिलेगा. ठीक है, इसी वजह से आप चाहते हो कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छे प्रोजेक्ट के मतलब प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको रिटेन कर लेंगे. सेकेंड है कैपिटल स्ट्रक्चर नीड्स इक्विटी फंड्स. कहता firm has various available resources for long term funds. Use of excessive loan capital in the capital structure increase risk. Therefore, in order to save the firm from risk, proper balance between the equity funds and the debt funds is to be maintained. Decide to issue equity share capital, issuing expenses have to be borne by the firm, but retained earnings are cheaper because for it no such issuing expenses are to be incurred. In such case, also firm can decide to retain the प्रॉफिट. कहता है एक लॉजिक और बता देता हूं रिटेन करने का, कि कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी फंड की ज्यादा जरूरत हो, तो फर्म के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के वो काफी सारे होते हैं. डेट हो गया, इक्विटी हो गया और प्रेफरेंस शेयर हो गया. अगर आप ज्यादा एक्सेसिव लोन कैपिटल यूज करते हो, अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा लोन कैपिटल यूज करोगे तो आपका क्या बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा. क्या बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा. तो फर्म को रिस्क से बचाने के लिए आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी बनाकर क्या चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा. ठीक है, तो बनाना पड़ेगा. अगर आप इशू करते हो इक्विटी, अगर आप इक्विटी इशू करते हो तो इशूइंग एक्सपेंसेस लगेंगे. क्या लगेंगे, इशूइंग एक्सपेंसेस लगेंगे. अब इशूइंग एक्सपेंसेस लगेंगे तो फर्म के ऊपर खर्चा पड़ेगा. परंतु कहता है इसके पार्ट पे अगर आप इशू ना करके जो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है वो यूज कर लो, क्योंकि वो इसकी कंपैरिजन में क्या पड़ेगी, चीपर पड़ेगी. तो इसने दो लॉजिक बता दिए रिटेन करने के. एक तो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अगर अवेलेबल है तो रिटेन कर लो. दूसरा, आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर रिस्क से बचाना चाहते हो, ठीक है, ज्यादा रिस्क ना हो, ठीक है, और आपका खर्चा ज्यादा ना बढ़े, तो इस वजह से भी आप क्या कह सकते हो, आप रिटेन करने को प्रमोट कर सकते हो. अब सेकंड पार्ट है एज ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ डिसीजन. फ्रॉम दिस वी पॉइंट मैनेजमेंट फील करती है कि डिविडेंड क्या करता है, ग्रेट इंपैक्ट डालता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर के ऊपर. अगर ज्यादा रेट से डिविडेंड दिया जाएगा तो प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाएगा. तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए मैक्सिमम डिविडेंड
टू द शेयर होल्डर टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है कि भैया जो डिविडेंड है, ठीक है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, किसके ऊपर? मार्केट प्राइस पर शेयर के ऊपर। कहता है कि अगर आप डिविडेंड ज्यादा दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा हो जाएगा तो आपकी वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसलिए शेयर होल्डर को क्या बांटना चाहिए? मैक्सिमम डिविडेंड देना चाहिए। अब इसने दोनों पार्ट पे लॉजिक बता दिया कि क्यों रिटेन करना चाहिए और क्यों आपने वो करना चाहिए, डिविडेंड बांटना चाहिए। अब टाइप ऑफ डिविडेंड, कैश, स्टॉक, प्रॉपर्टी, स्क्रिप और लिक्विडिटी। कैश, स्टॉक, प्रॉपर्टी, स्क्रिप और लिक्विडिटी। ठीक है जी। अब आपके लिए कैश डिविडेंड, अब कैश डिविडेंड तो शेयर होल्डर को कैश में ही मिलेगा। स्टॉक वाला कंपनी देती है एग्जिस्टिंग शेयर, कंपनीज गिव एग्जिस्टिंग शेयर्स टू द शेयर होल्डर। पहले से विद्यमान शेयर जब शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो उसको आप लोग कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, अब तीसरे वाला कौन सा? स्क्रिप डिविडेंड। कंपनी क्रिएट करती है एडिशनल शेयर, जब कंपनी एडिशनल शेयर शेयर होल्डर को देती है तो वो स्क्रिप हो जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सा होगा? जब आप कोई फिजिकल असेट्स या प्रॉपर्टी देते हो। लिक्विडेटिंग कौन सा होगा? जब शेयर होल्डर को मनी, शेयर, असेट्स जब कंपनी लिक्विडेट करती है तो जब शेयर होल्डर को रिसीव होती है मनी, शेयर, असेट्स, वो सारे का सारा कौन सा कहलाएगा? लिक्विडेटिंग डिविडेंड कहलाएगा। बॉन्ड कौन सा होगा? जब आपको पीरियोडिक पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है? स्पेशल डिविडेंड। शेयर होल्डर करता है रिसीव एक्स्ट्रा पेमेंट विद रेगुलर डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या करते हैं? रिसीव करते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट विद रेगुलर, लगातार चल रहे डिविडेंड के साथ जब आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, वो तो स्पेशल डिविडेंड कहलाता है। देखो पहले वाला कैश वाला कैश में दिया गया, स्टॉक वाला एग्जिस्टिंग शेयर दिए गए, स्क्रिप वाले में एडिशनल शेयर दिए गए, प्रॉपर्टी वाले में आपको प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, कोई एसेट्स वगैरह दे दी। लिक्विडेटिंग में आपको मनी भी हो सकती है, असेट्स भी हो सकती है। ठीक है, बॉन्ड में क्या दिया था? बॉन्ड में दी थी पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, स्पेशल में रेगुलर प्लस एडिशनल पेमेंट या एक्स्ट्रा पेमेंट। हाँ जी, ये रहा कैश डिविडेंड है। मोस्ट कंपनी यूज करती हैं इस डिविडेंड को। ये कैश पर शेयर दिया जाता है। स्टॉक डिविडेंड इशूड व्हेन लो ऑपरेटिंग कैश, जब कैश की ऑपरेटिंग लो हो तब इशू किया जाता है स्टॉक डिविडेंड। शेयर होल्डर एडिशनल शेयर के रूप में रिसीव करते हैं। ठीक है, स्क्रिप इशू करती है प्रोमिसरी नोट एंड डिविडेंड इन शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड, जब शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड के लिए डिविडेंड दिया जाए और प्रोमिसरी नोट इशू किया जाए तो स्क्रिप डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, जब ये कब दिए जाते हैं? जब आपके पास लेस फंड अवेलेबल होते हैं, कम मात्रा में फंड्स। बॉन्ड स्क्रिप डिविडेंड के सिमिलर होते हैं, लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड में दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी होता है इसके ऊपर। प्रॉपर्टी डिविडेंड जब वो असेट्स की फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, वैल्यू ऑफ असेट्स रीसेटेड दैट ऑफ पेमेंट, प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या लाएगा। लिक्विडेटिंग कौन सा होगा? ओरिजिनल कैपिटल जब आपकी रिटर्न कर दी जाती है, जब आपकी ओरिजिनल कैपिटल रिटर्न कर दिए थे उसको बोलते हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड, साइन ऑफ क्लोजिंग इन द कंपनी। ठीक है, अब पेपर में सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिविडेंड इज द साइन ऑफ द क्लोजिंग इन द कंपनी, तो आप लोग किसका नाम देंगे? आप लोग लिक्विडेटिंग डिविडेंड का नाम देंगे। हाँ जी, फिर आता है इंटरम डिविडेंड, होता है एक फाइनल डिविडेंड होता है। तो इंटरम की अनाउंसमेंट कब होती है? ये अनाउंस बिफोर द अकाउंट्स आर फाइनलाइज, यानी कि अकाउंट फाइनल करने से पहले अनाउंस किया जाता है इंटरम को, यानी कि बिटवीन द ईयर हो गया। फाइनल डिविडेंड अनाउंस ओनली आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द कंपनीज अकाउंट, खाते बंद करने के बाद फाइनल, बीच में इंटरम पीरियड कैन बी अनाउंस्ड एंड पेड एनी टाइम, साल के बीच में कभी भी अनाउंस किया जा सकता है और पे किया जा सकता है। जो फाइनल डिविडेंड है ये सिर्फ कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे किया जाएगा। फिर कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड अनाउंसमेंट कैन बी कैंसिल्ड आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट आफ्टर टेकिंग द शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद कभी भी इसको क्या किया जा सकता है? कैंसिल किया जा सकता है। शेयर होल्डर की जनरल
उसमें क्या बोलते हैं इसको, जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद कभी भी इसको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो फाइनल डिविडेंड होता है, द कंपनी डजंट हैव द अथॉरिटी टू कैंसिल द फाइनल डिविडेंड वंस इट इज अनाउंस्ड इवन आफ्टर टेकिंग शेयर होल्डर्स कंसेंट। सहमति लेने के बाद भी कंपनी कभी भी फाइनल डिविडेंड को कैंसिल नहीं कर सकती एक बार अनाउंस होने के बाद। प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, no company can announce its interim dividend until there is a provision for such a dividend in the company's article of association। जब तक कंपनी के एओए में मेंशन ना हो इंटरम डिविडेंड के बारे में, ठीक है, तब तक कोई कंपनी क्या नहीं कर सकती, इंटरम डिविडेंड घोषित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का फाइनल डिविडेंड के लिए इस प्रकार की कोई प्रोविजन की आवश्यकता नहीं होती फाइनल डिविडेंड को अनाउंसमेंट करने के लिए। अच्छा, ये फिर आ गया वही कैश डिविडेंड, ठीक है, which is distributed shareholder in the cash out of the earning, कैश के रूप में स्क्रिप, ठीक है, इशू किए जाते हैं। ट्रांसफरेबल प्रोमिसरी नोट इशू किए जाते हैं। पेपर में सवाल आपके आ सकता है कि इनमें से किस डिविडेंड में आपको प्रोमिसरी नोट इशू किया जाता है, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे स्क्रिप डिविडेंड में क्या किया जाता है, आपको प्रोमिसरी नोट इशू किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रिप डिविडेंड इज टू पोस्टपोन द इमीडिएट, आपने इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी, प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया कि आपको इतने समय बाद पेमेंट कर देंगे। बॉन्ड डिविडेंड आपने पता ही है, द शेयरहोल्डर मे हैव टू वेट फ्यू मंथ्स टू कन्वर्ट देयर बोनस इनटू कैश, बोनस को कैश में कन्वर्ट करने के लिए काफी समय लगता है। प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जब आप असेट्स की फॉर्म में देते हो अदर देन कैश। स्टॉक डिविडेंड आप कब देते हो, डजंट हैव लिक्विड रिसोर्सेज ना हो फर्म के पास, तो आप स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड के एडवांटेज क्या है कंपनी के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन बनी रहती है, शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रेस्टीज बढ़ती है कंपनी की, मार्केट शेयर बढ़ जाता है, कंट्रोल रहता है, फाइनेंसिंग फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम, आपको पैसे बने रहते हैं, आपको पैसे आप मिल जाते हैं। इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, इक्विटी में वृद्धि हो जाती है उनकी, इनकम बढ़ जाती है उनकी, डिमांड पर शेयर बढ़ जाती है, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्या है, स्टॉक डिविडेंड के फायदे हैं। नुकसान क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन बढ़ जाता है, कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है कॉर्पोरेशन का वो बढ़ जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है कंपनी की, प्रिवेंट इन्वेस्टर्स, अनडिलेटेड कंट्रोल, नियंत्रण कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इन्वेस्टर के लिए क्या नुकसान है, शेयर होल्डर में डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि वो क्या चाहते हैं, रेगुलर डिविडेंड चाहते हैं और कैश में चाहते हैं, तो उसको रेगुलर डिविडेंड या कैश में नहीं मिलेगा तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कैश का संरक्षण करना, कंजर्वेशन होता है जब आप किसी चीज को रोक के रखते हो, ठीक है। एक्सपेंशन प्रोग्राम को फाइनेंस करना, यानी कि आपके पास आपके जो प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड करना, बढ़ाना है। आप बाहर पैसा ना दे करके, स्टॉक डिविडेंड में आप बाहर पैसा नहीं देते, एज ए डिविडेंड नहीं देते, ठीक है, बट आपके पास अगर एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं तो वहां पर फाइनेंस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो पैसा आप यहाँ यूज कर लेंगे। ट्रांसफरिंग द फॉर्मल ओनरशिप ऑफ सरप्लस एंड रिजर्व टू द शेयर होल्डर, जो फॉर्मल ओनरशिप ऑफ सरप्लस थी, सरप्लस की ओनरशिप थी, उसको आपने क्या कर दिया, रिजर्व को शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया, प्रेस्टीज बढ़ती है, वाइडनिंग शेयर मार्केट आपकी बढ़ जाती है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, रेगुलर, स्टेबल, इरेगुलर, नो डिविडेंड। स्टेबल को आगे फर्दर कैटेगराइज कर दिया, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, स्टेबल रुपीस डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, ठीक है जी। ये स्टेबल वाला आ गया, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल वाला। हाँ जी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी कौन सी होती है, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। जब आप सामान्य रेट से, यूजुअल का मतलब क्या है यहाँ पर, जब आप सामान्य रेट से क्या देते रहते हो, डिविडेंड देते रहते हो, तो उसको आप रेगुलर डिविडेंड कहते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा रेगुलर डिविडेंड देने का, एस्टैब्लिशिंग ए प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड है वो बना रहेगा, स्थापित हो जाएगा। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा इसके बीच में, शेयर होल्डर के बीच में, कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ेगा शेयर होल्डर का। इट एड्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, रेंडर्स फाइनेंसिंग इज, अगर कंपनी लगातार आपको डिविडेंड पे करती जा रही है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो वो आसानी से कंपनी क्या कर पाएगी, गैदर कर पाएगी।
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगी। द ऑर्डिनरी शेयर व्यूज डिविडेंड एज ए सोर्स ऑफ फंड मीट देयर डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस। देखो जो लोग इस मकसद से इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा खुद का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाएगा, तो वो लोग इस डिविडेंड को सोर्स ऑफ फंड के रूप में यूज करेंगे और डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस है उसको पूरा कर लेंगे। स्टेबल डिविडेंड, द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मींस कंसिस्टेंसी और लैक ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी का मतलब है कि लगातार इसमें कोई परिवर्तन ना हो। स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट टू द शेयर होल्डर। द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी होता है लगातार, लैक ऑफ वेरिएबिलिटी किसी प्रकार की वेरिएबिलिटी ना हो डिविडेंड के देने में, पेमेंट टू शेयर होल्डर में, तो वो स्टेबल कहलाएगी। स्टेबल का मतलब आप लोग कह सकते हो स्थिर। इसकी तीन फॉर्म है। पहले कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। सम कंपनी फॉलो ए पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स डिविडेंड पर शेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ अर्निंग आफ्टर ईयर। देखो आप क्या करते हैं, आपने क्या दिया कि जो 10 रुपए का शेयर है उसके पीछे मेरे को 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड देना है। ठीक है, आपका लेवल ऑफ अर्निंग चाहे कुछ भी हो, चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए, तो उसको आप बोलते हैं कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। यहां पर आप पर शेयर डिविडेंड क्या दे रहे हो? कांस्टेंट दे रहे हो। सेकेंड है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, परसेंटेज आपने फिक्स कर रखी है। यहां पे तो एक डिविडेंड के साथ डिविडेंड की एक शेयर के साथ डिविडेंड की राशि फिक्स कर रखी थी, परंतु यहां पर पे आउट रेशियो परसेंटेज फिक्स कर रखी है। इट मींस पेमेंट ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग एज डिविडेंड एवरी ईयर। भी हर साल आपने एक फिक्स परसेंटेज क्या देनी है? डिविडेंड के रूप में देनी है, चाहे अर्निंग कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। भी आप स्टेबल तो दे ही दे रहे थे, परंतु अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे देंगे। सम कंपनीज फॉलो ए पॉलिसी ऑफ पेइंग कांस्टेंट लो डिविडेंड। लगातार तो आप लो डिविडेंड दे रहे हो, परंतु प्लस दे देते हो, एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देते हो हाई प्रॉफिट के सालों में। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या कि आप लगातार डिविडेंड देते जा रहे हो एक स्थिर दर से। तो उसके तीन पार्ट है। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, जब आप एक डिविडेंड एक शेयर प्राइस के साथ फिक्स मात्रा में डिविडेंड देते हो, चाहे अर्निंग डाउन जाए चाहे अप जाए, उसको बोलेंगे कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। कांस्टेंट पे आउट, जब आप फिक्स परसेंटेज कर देते हो। ठीक है, स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। लो डिविडेंड देते हो नॉर्मल सामान्य दिनों में, परंतु हाई प्रॉफिट के सालों में आप क्या देते हो? एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देते हो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है? इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा किसमें? इन्वेस्टर्स में, कंपनी के प्रति। रेगुलर इनकम क्रिएट हो जाएगी शेयर होल्डर की, इन्वेस्टर्स के लिए। अट्रैक्ट करेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, इजी कर देगा आपके लिए एडिशनल फंड को रेज करने को। अगर आपने कंपनी को एक्सपेंड करना है, डेवलप करना है, तो आपने फंड को रेज करने को क्या कर देगा? आसान बना देगा। ये क्रिएट कर देगा स्टेबिलिटी इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जो आपका एमपीएस है उसमें स्टेबिलिटी ले आएगा। ये क्रिएट करेगा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डेट फंड। आपको पैसा उधार लेना हो तो आपको आसानी से पैसा उधार मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में आपकी अच्छी क्या होगी? स्टेटस होगी। ये क्रिएट करेगा रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। ये प्रोवाइड करता है डिटेल अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। मेंटेन्ड एज रिजर्व अमाउंट यूज्ड टुवर्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये क्या करता है? आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा कंपनी की लाभदायकता या प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपने अमाउंट एज ए रिजर्व रख रखी है। किसके लिए? डिविडेंड पेमेंट के लिए। फैसिलिटेट करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, मैक्सिमाइज करता है वेल्थ ऑफ द कंपनी को, वेल्थ बढ़ाता है। हेल्प करता है कंपनी को सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कंपनी ने लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो भैया शेयर होल्डर को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। शेयर होल्डर को सेटिस्फाई आप कैसे रखोगे? अगर आप टाइम पे क्या प्रोवाइड कर रहे हो? डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हो। ये हेल्प करता है कंपनी की कंट्रोल कैश फ्लो, कंपनी की कैश फ्लो को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करता है। नुकसान क्या है? कहता है वंस स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज फॉलो। अगर आपने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करनी शुरू कर दी तो इसको बदलना आसान नहीं है। इसको बदलना क्या है? आसान नहीं है। कहता है इफ द स्टेबल डिविडेंड आर नॉट पेड टू द शेयर होल्डर ऑन एनी अकाउंट इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट, द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर इज डैमेज्ड and there may like the dispose of their holding, it adversely affect the market price of the share of the company। ये क्या कहता है कि अगर देखो एक बार आपने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपना ली तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर कुछ
किसी साल स्टेबल डिविडेंड आपको लगातार नहीं दिया गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा? ऐसा किस वजह से हो सकता है? हो सकता है कि अनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट क्या हो, ना काफी हो, इतने प्रॉफिट है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है उनके माइंड में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। अब इस नेगेटिव इंपैक्ट का बाजार में चल रही जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर भी क्या पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कहना है इसका। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं इरेगुलर। डिविडेंड देना है परंतु लगातार नहीं। सम कंपनी फॉलोज इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सब कुछ कंपनीज है वो क्या करती है, फॉलो करती हैं इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। जब अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग की, तब आप इरेगुलरिटी अपनाओगे, जिस साल हो गया उस साल दे दिया, जिस साल नहीं हुआ उस साल नहीं दिया। अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन हो, जब आपके लिक्विड रिसोर्सेज आपके पास लैक हो, कम हो, फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। देखो वही बात स्टेबल वाली आ जाएगी। अगर आप लगातार रेगुलर डिविडेंड देते हो, किसी साल नहीं दे पाए कंटिन्यू, तो कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनके माइंड में क्या आ जाएगा? एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, बुरा प्रभाव आ जाएगा, जिसका क्या होगा? आपके एमपीएस पर बुरा असर पड़ेगा। इस बात से डरते हुए भी आप क्या देते हो? इरेगुलर डिविडेंड देते हो, कि जब आपके पास पेमेंट होती है, जिस साल प्रॉफिट्स होती हैं उस साल आप क्या देते हो? डिविडेंड दे देते हो, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देते, ठीक है। ऐसा किसी वजह से हो सकता है? अर्निंग की क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशंस है, ठीक है, लैक ऑफ बिजनेस लिक्विड रिसोर्सेज है, फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है रेगुलर डिविडेंड का। हाँ जी, नेक्स्ट है नो डिविडेंड। कंपनी की ये भी तो पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, नो डिविडेंड प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑन अकाउंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो फर्म की फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए अगर फर्म ने फंड रखना है तो फर्म कौन सी पॉलिसी अपनाएगी? नो डिविडेंड की पॉलिसी अपनाएगी। कौन सी पॉलिसी अपनाएगी? नो डिविडेंड। फर्म ने डिविडेंड देना ही नहीं, ठीक है जी। तो चार तरह की आपने पॉलिसी पढ़ ली। एक पढ़ ली रेगुलर, एक पढ़ी स्टेबल, स्टेबल के तीन पार्ट किए, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ठीक है। तीसरी वाली पढ़ी कांस्टेंट के साथ प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर तीसरी पढ़ी आपने मेरे साथ इरेगुलर, चौथी आपने पढ़ी नो डिविडेंड, ठीक है जी, ये वाली, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ पीछे जो हम लोगों ने छोड़ी थी। हाँ जी, ये वही चीज लिख रखी है, आप इसको पढ़ लेंगे। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है। स्टेबल में पहली थी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, जिसमें आप क्या देते थे? एक शेयर के साथ फिक्स डिविडेंड देते थे, ठीक है जी। सेकंड में आ गई कांस्टेंट पे आउट रेशियो, जिसमें आपने एक फिक्स परसेंटेज कर दी थी, ठीक है जी। थर्ड हमारी थी एक्स्ट्रा डिविडेंड। नॉर्मल के साथ आप क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा डिविडेंड कंपनी को पे कर रहे हो, सॉरी कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड पे कर रही है लो डिविडेंड के साथ, जब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं तब। ये वही आ गई रेगुलर, स्टेबल, इरेगुलर, नो डिविडेंड। रेगुलर में आपने बता दिया लगातार दे रहे हो, स्टेबल में स्थिर दर से, उसके तीन पार्ट, कांस्टेंट, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, स्टेबल, इरेगुलर और नो डिविडेंड पॉलिसी। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है डिविडेंड पॉलिसी की? देखो अगर आप डिविडेंड देते हो शेयर होल्डर को तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। अगर आप शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, ठीक है, देखो डिविडेंड दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ क्या करते हैं? पब्लिसिटी करते हैं आपकी, तो और जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होते हैं। इससे आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं भी, लगातार जो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जैसे एलआईसी है, ठीक है, वो भी क्या होती है? इन्फ्लुएंस होते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बढ़िया रहता है इनका, इक्विटी वैल्यूएशन सही रहता है, मार्केट वैल्यू स्टेबिलिटी बनी रहती है शेयर्स की, मार्केट फॉर प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर आपके लिए खुल जाती है, क्योंकि अगर आप लगातार डिविडेंड इन पर दे रहे हो तो आपको कोई भी पैसा उधार देने में हेजिटेट नहीं करेगा, आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कंट्रोल का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सरप्लस फंड आपने रेज करना तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्स एडवांटेज आपको मिलता रहेगा।
वैसे टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता, डिविडेंड का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, जिसकी इंपॉर्टेंस में हम लोग नहीं कह सकते डिविडेंड का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का। इसी वजह से टैक्स बेनिफिट की वजह से इसको शील्ड ऑफ टैक्स कहा जाता है, कवच। शील्ड का मतलब होता है कवच। हाँ जी, डिटरमिनेंट कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं? कुछ एक लिखे हैं मैंने, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग, डिजायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, एज ऑफ कंपनी, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, लिक्विड रिसोर्सेज। ये कुछ डिटरमिनेंट हैं। डिटरमिनेंट को आप लोग क्या बोल सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग भी बोल सकते हैं। ये वो फैक्टर हैं जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। इनमें से कुछ की एक्सप्लेनेशन अपने पास है। प्रॉफिटेबल पोजीशन ऑफ द फर्म, कहता है डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है प्रॉफिटेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। व्हेन द फर्म अर्न मोर प्रॉफिट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड टू शेयर होल्डर। देखो सीधी सी बात है कि अगर आप कमा ज्यादा रहे हो तो आपको बांटने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के ऊपर भी आपका डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो भैया आप क्या कर सकते हो? इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेकंड है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है जो डिविडेंड पॉलिसी को इंपैक्ट करती है। जब शेयर होल्डर को आवश्यकता हो रेगुलर इनकम की तो फर्म को रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी देनी अपनानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको ये कह दो कि आपको फ्यूचर में डिविडेंड देंगे। अब देखो जिसको आवश्यकता रेगुलर डिविडेंड की है या फिर रेगुलर इनकम की है, मान लो कोई बुजुर्ग है, कोई स्टूडेंट है, उसने इस मकसद से कंपनी में पैसे लगाए हैं कि उसको रेगुलर इनकम आएगी तो उससे वो खर्चा पानी चलाएगा, तो उसको फ्यूचर की इनकम से क्या लेना है? लीगल कांस्टेंट, कंपनी एक्ट 1956 हैज पुट सेवरल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है रिगार्डिंग पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी क्या करता है? सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। यानी कि डिविडेंड पॉलिसी बनाते समय आपको जो लॉज है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। कानूनी नहीं है। लिक्विडिटी पोजीशन, liquidity position of the firm lead to easy payment of dividend. If the firm have high liquidity है तो फर्म इजीली कैश डिविडेंड पे कर सकती है। ठीक है, अगर कैश डिविडेंड अवेलेबल नहीं है, मतलब लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो फर्म को स्टॉक डिविडेंड पे करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर कहता फर्म के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस तो इट मोबिलाइज कर जाएगी लार्ज फाइनेंस को, तो फर्म शैल नॉट गो टू रिटेन्ड अर्निंग। देखो अगर आपको इजीली अवेलेबल है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट से पैसा अवेलेबल है, प्रेफरेंस से अवेलेबल है, इक्विटी वाला भी है पड़ा, ठीक है, तो आपको अगर इजीली मोबिलाइज कर सकते हो बड़े फंड्स को तो आपको रिटेन करने की आवश्यकता नहीं है। रिटेन करने की आवश्यकता नहीं है तो क्या कर दोगे? आप लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म, हाई ग्रोथ रेट इंप्लाइज दैट फर्म कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड। अगर आपकी ग्रोथ रेट अच्छी है तो आप ज्यादा डिविडेंड बांट सकते हो शेयर होल्डर में। टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन आल्सो इफेक्ट द गवर्नमेंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। व्हेन द गवर्नमेंट गिव्स टैक्स इंसेंटिव द कंपनी पे मोर डिविडेंड। देखो टैक्स पॉलिसी भी इंपैक्ट करती है हमारी डिविडेंड पॉलिसी को। अगर सरकार आपको क्या दे रही है? टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है? ज्यादा डिविडेंड पे कर सकती है। फिर आता है कैपिटल मार्केट कंडीशन, अगर कैपिटल मार्केट कंडीशन है वो भी इंपैक्ट करती है। अगर कैपिटल मार्केट कंडीशन इंपैक्ट परफेक्ट है तो आप हायर डिविडेंड इंप्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर थे हमारे जो हमारी क्या करते हैं? डिविडेंड पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं। प्रॉफिटेबल पोजीशन ऑफ द फर्म, uncertainty of the future income, legal constant, liquidity position, sources of finance, growth rate, taxation policy, कैपिटल मार्केट कंडीशन। ये कुछ फैक्टर हैं जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। हाँ जी, डिविडेंड पेमेंट थ्योरीज। ठीक है, सबसे पहले रेसिडुअल थ्योरी, डिविडेंड थ्योरी। पे डिविडेंड ओनली इफ नो मोर इन्वेस्टमेंट टू मेक विद द कैश। अगर आपको कैश के साथ कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो क्या दे दो? डिविडेंड दे दो। ऐसा कौन कहता है? रेसिडुअल डिविडेंड थ्योरी कहती है। रेसिडुअल का मतलब ही क्या होता है? बाकी, जो सब करने के बाद बच गया। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कैश से तो डिविडेंड बांट दो। क्लिंटन इफेक्ट, दोज हु वांट डिविडेंड will investment in dividend paying stock,
दोज दैट डोंट वुड नॉट। देखो तो क्लिंटन इफेक्ट क्या कहता है कि जो लोग डिविडेंड चाहते हैं तो वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो डिविडेंड देती हो, सीधी सी बात है। जो नहीं चाहते वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन इफेक्ट, डिविडेंड पे आउट चेंजेस कैन सिग्नल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइम। ठीक है, जो डिविडेंड पे आउट है वो क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन के रूप में काम करता है, जिसको हम लोगों ने हमारे हैंडरिटन नोट्स में लिखी हुई है सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी ऐसी कुछ लिखी हुई है कि डिविडेंड क्या करता है, सिग्नल के रूप में काम करता है। अगर आप लगातार डिविडेंड दे रहे हो तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन की जो छाप छोड़ेगा मार्केट में वो पॉजिटिव छोड़ेगा। तो डिविडेंड पे आउट की रेशियो क्या कर देता है, चेंज कर देता है सिग्नल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म। एजेंसी कॉस्ट क्या होती है, देखो बच्चों एजेंसी कॉस्ट कब पड़ती है, जब जो शेयर होल्डर है, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है इनके बीच में इंफॉर्मेशनल गैप आता है। इनके बीच में क्या आता है, जब इंफॉर्मेशनल गैप आता है तो उस वजह से एजेंसी कॉस्ट पड़ती है। शेयर होल्डर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मैनेजमेंट अगर वो मैनेजर या मैनेजमेंट वो प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, तो उसका सुपरविजन करना पड़ता है। तो इनके बीच में कंफ्लिक्ट आता है। शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, अगर शेयर होल्डर को पूरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से नहीं मिलेगी, क्योंकि शेयर होल्डर कौन होते हैं, रियल ओनर होते हैं, इनको मैनेजमेंट से अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो इनके बीच में कंफ्लिक्ट आ जाएगा। उस कंफ्लिक्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा खर्चा होगा, उसी खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट सच एज रिड्यूस्ड स्टॉक प्राइस कम कर देती है ड्यू टू एजेंसी कंफ्लिक्ट, डिविडेंड में रिड्यूस दिस कॉस्ट। एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, मार्केट रिएक्ट एज रियलिटी चेंजेस रिलेटिव टू देयर एक्सपेक्टेशंस। मार्केट क्या रिएक्ट करती है, रियलिटी चेंज को रिएक्ट करती है रिलेटिव टू देयर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। अगर आप रिएक्ट करती है मार्केट तो वो एक्सपेक्टेशंस थ्योरी कहलाती है। ठीक है जी, चलिए जी यहां तक करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी की हमारी थ्योरीज। क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ाई जाएगी रेलिवेंस और इरेलीवेंस। रेलिवेंस में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्टर, गॉर्डन, ठीक है, और इरेलीवेंस में पढ़ेंगे एमएम और रेस्टियो। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, रेस्टियो। ठीक है जी, हाँ जी, समझ में आया यहां तक की जानकारी।